नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपील, आप मास्क ज़रूर पहनिए। मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना वायरस से और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से आपसे हर घंटे यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि मास्क ही कोरोना वायरस को मात देने का सबसे बड़ा हथियार है। और आइए शुरू इस वक्त की अहम खबर के साथ। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर पाबंदियां और बढ़ा दी हैं। ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने पूरे राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। और सबसे बड़ी बात यह कि कल से यानी कि 6 मई से राज्य में चलने वाली सभी लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। इसके अलावा राजनीतिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दफ्तरों में सिर्फ 50% लोग ही आएंगे। मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम अगले आदेश तक रहेंगे बंद और शादी समारोह में 50 लोगों को ही आने की इजाजत दी गई है। तो तीसरी बार शपथ ग्रहण और ये पाबंदियां। টোটালটা লকডাউন না করে লকডাউন যাতে বেশি গ্যাদারিং কোথাও না হয় সেই জন্য এই ডিসিশনগুলো নেওয়া হচ্ছে। এগুলো বাজারও চলবে, অর্থনীতিও চলবে, গরিব মানুষের অসুবিধাও হবে না, অথচ কোভিডটাকে আটকানো যাবে। मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सचिवालय में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने केंद्र से कोरोना की वैक्सीन, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की मांग उठाई है। तो ये चिट्ठी ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें वो कह रही हैं कि ऑक्सीजन दी जाए, पश्चिम बंगाल को वैक्सीन दी जाए, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा उनकी तरफ से दवाओं की भी मांग उठाई गई है। ये दूसरी बार चिट्ठी है ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी को। যেহেতু আমরা চেয়েছি কোভিড ডোজ কিন্তু আমরা পাইনি, আমরা চেয়েছি 3 কোটি, পাচ্ছি 1.5 লাখ, এরকম একটা, সুতরাং সংখ্যাটা নগণ্য। সেজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি যে দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রান্সপারেন্সি অফ পলিসি, যেখানে অক্সিজেন আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে ইউপি, আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যান্যরা, আমাদের অক্সিজেন তো আমাদের থাকা উচিত। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह बेहद छोटा और सादा रखा गया और यही वजह रही कि ममता बनर्जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। आज सिर्फ ममता बनर्जी ने ही शपथ ली, बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय पहुंची। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার, যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়। আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল। बंगाल की मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्हें धन्यवाद दिया और लिखा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैं पश्चिम बंगाल के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र से निरंतर समर्थन की आशा करती हूं। मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी और आशा करती हूं कि दूसरी चुनौतियों के बीच हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर सकते हैं। ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और लिखा, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
बंगाल उनकी ऐतिहासिक जीत की तरह उनके ओजस्वी नेतृत्व में अमन, चैन और तरक्की के भी नए मानक निर्मित करे, यही कामना है। ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें राज्य में हो रही हिंसा को रोकने समेत कई मुद्दों पर सलाह दी। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence. मेरा हमला किसी पर नहीं है। मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या प्रमोट करते हैं इसको? आपको बता दें, एक तरफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों ने गणतंत्र बचाने की शपथ ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें शपथ दिलाते नजर आए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई, तो वहीं बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाते हुई ये दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा की। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানে প্রতিফলিত ভাবনার আধারে জনগণের নাগরিক अधिकार। जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली, उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में जीते हुए बीजेपी विधायकों को बंगाल में गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई। इस दौरान वहां कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत कई नेता मौजूद दिखाई दिए। तो जेपी नड्डा जिनके 2 दिन का बंगाल दौरा उनकी तरफ से, और आज दौरे का दूसरा दिन, जहां वो अपने विधायकों को, यानी जहां एक तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक शपथ जेपी नड्डा भी दिला रहे थे अपने विधायकों को, और वो शपथ थी गणतंत्र को बचाने की। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए, जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाने के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना जिले पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा में मारे गए पार्टी के समर्थकों के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित घर वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। ममता जी की गुंडागर्दी देखिए, ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है। वो बंगाल की सत्ता पर बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है।
आपने खुद ही दुखती तस्वीर देखी है कमल सिकदर की और उनके बड़े भाई की। ये बताता है कि बंगाल में टीएमसी के नेताओं को और ममता जी को आम आदमी की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है और वो बंगाल को उन्होंने रक्त रंजित बना दिया है और सत्ता में आने के लिए और सत्ता में रहने के लिए वो बंगाल को रक्त रंजित बना रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हिंसा बंगाल से नस्तो नाबूद हो, समाप्त हो, इसके लिए कृत संकल्प है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर उन पर जोरदार हमला बोला। मेरे साथ इस समय कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने जो पहला संबोधन है उसमें कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े कदम उठाएंगी। देखिए 2-3 दिन के अंदर वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैलवाई है, अब वो अगर वास्तव में दिल से अगर कुछ को नियंत्रण करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके संरक्षण में ही सब हो रहा है। ममता जी के संरक्षण में ही हिंसा हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा घरों को उजाड़ दिया है, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघरबार हो गए हैं और आज भी सुबह सीवड़ी के अंदर बमबाजी हुई, हमारे महामंत्री अभी घायल, फोटो आया है उनका, अभी भी बमबाजी गाँव में चल रही है और ये लुंगीधारी लोग पूरे प्रदेश में ममता जी के संरक्षण में अराजकता फैला रहे हैं। ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण नंदीग्राम में उनकी व्यक्तिगत हार से ही नहीं बल्कि उन लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खून से भी भर गया है जो टीएमसी की प्रतिशोधात्मक हिंसा के अंत में थे। बंगाल एक काले युग का सामना कर रहा है। वहीं नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। Shubhendu Adhikari, the winner from Nandigram, joins us. Shubhendu, जिस तरह से violence, the way in which you're seeing violence panning out on the streets of Bengal, is this a khela over that Mamata Banerjee was speaking about? The situation is horrible. Already, approx 1 lakh people, they left their houses. A huge vandalism going on in every places in Bengal. Especially Hindus are suffered. More than 20 people died. Hundreds of women brutally raped by the goons. But Mamata is saying that these are old visuals and the BJP is doing khela in the name of vandalism. No, I am not saying anything in question of this statement. But central government should intervene and please protect Bengalis, especially Hindus. पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में लिखे पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे जिन पर बंगाल में हिंसा रोकने की अपील की गई थी। कई लोग तो ममता बनर्जी की तस्वीर भी हाथ में लिए हुए दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ये महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम सारे नेता और पदाधिकारी अपने हाथों में तख्तियां लेकर, रक्त रंजित बंगाल की तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हत्याएं हो रही हैं और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर नेता इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर तमाम सारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका निषेध कर रहे हैं। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों का ध्यान रखा और एक दूसरे से दूर रहकर बंगाल में हो रही हिंसा का विरोध किया।
बंगाल हिंसा के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज देश भर में बीजेपी ने धरने का कॉल दिया हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूसुफ सराय मार्केट की, जहां पर हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए जो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। राजन जी, किस लिए ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन इसलिए लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हुई है, आज हम उनको जिताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। हमारे भाई जो वहाँ बंगाल में, तो किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी अगर ये सोचती है कि इस प्रकार का लोकतंत्र की हत्या करने के बाद वो बच पाएंगी, ऐसा नहीं है। आज उनके साथ खड़े हैं बंगाल के लोगों के साथ, उनको तुरंत उनको रोकना चाहिए इस प्रकार। आदेश जी भी यहाँ पर आ गए हैं। आदेश जी, कल भी एक प्रदर्शन और उसके बाद आज ये फिर धरना, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के जो उपद्रवी हैं, गुंडा तत्व है, भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं के घर पर उनकी हत्या करना, उनके घर जलाना, कार्यालयों को जलाना, जिस तरह हिंसा का नंगा नाच और तांडव बंगाल के अंदर हो जा रहा है, लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर इलाके में राज विश्वास नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर कुछ लोगों ने बम्बों से हमला बोला। बंगाल बीजेपी ने इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया, जिसमें कई लोग घर पर बमबाजी करते दिखाई दिए। हमले का आरोप एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। तो उत्तर 24 परगना में हिंसा और जानकारी है कि बीजेपी समर्थक के घर पर ये बमबाजी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई आपको नजर आ रही होगी। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई लोग घर पर पहुंचते हैं। ये देखिए, ये फुटेज भी कई लोग घर पर बमबाजी करते हुए दिखाई दिए, बम फेंककर, और ये लोग यहाँ से भाग गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही इसका आरोप लग रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई बड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कब तक और कैसे दुरुस्त होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और ऐसे में आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर हालात कैसे बेहतर होंगे, और केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास कंटेनर की कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। और इस पर कोर्ट ने कहा कि टैंकर की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को जेल भेजने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एहतेशाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतेशाम, विस्तार से बताएं कि कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या ये सिर्फ सलाह है केंद्र को या इसे एक आदेश के तौर पर देखें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना एक आदेश भी लिखवाया है और इसमें एक राहत जो केंद्र सरकार को दी है वो ये है कि जो उनके अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की बात चल रही थी, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज ये भी लिखा है कि कल 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को पूरा ब्यौरा देना होगा कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका पूरा मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है और दिल्ली के लोगों को कब ऑक्सीजन फराहम होगी, मिलेगी, जिससे किसी भी तरह की जो अफरा तफरी की एक माहौल बनी हुई है वो खत्म हो सके। लोग परेशान हैं, लोग ये इस शंका के साथ जी रहे हैं कि उन्हें कल को अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो तो उन्हें मिलेगी या नहीं। तो एक पूरा एक प्लान कि किस तरह से आप स्टॉक करेंगे, कितना कब तक पहुंचेगा, जो 700 मीट्रिक टन का आदेश दिया था केंद्र सरकार ने, वो कब लागू होगा, इस पर ब्यौरा केंद्र सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अगर एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए
हम एक पैरामीटर जो एनालाइज करते हैं वह है केस पॉजिटिविटी, यानी कि जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से कितने सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो उसमें देखें तो पाते हैं कि करीब 24 स्टेट हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। 5 से 15% 10 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% 3 स्टेट्स हैं। इसमें भी अगर देखें तो पाते हैं कि 10 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि करीब 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, जिसका अर्थ यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमें और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है ताकि हम इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकें और एक रूट कॉज जो कि हमारे सामने केसेस के रूप में दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है। उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है। हालांकि यह बहुत ज़रूरी है समझना कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्लियर फार्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में इस पर परस्पर कार्य चलता रहे। इसी तरीके से काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फर्दर नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, ये स्टेट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी छोटी हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड की जो स्टेट्स है वहाँ पर भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि जिन पर्टिकुलर प्रांतों में चाहे वह केसेस आज कम संख्या में हैं, बट अगर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है तो हम कंटेन की दृष्टि से कैसे उन केसेस को कंट्रोल करें, कैसे इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, उस पर हमारा कार्य हमारा उसी कंटिन्यूड मोमेंटम से चलता रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ ही हम देखें कि कई जिलों में हमें एक डिक्लाइन इन केसेस पिछले 14 दिनों में नोट किया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, थाने, मुंबई, लातूर, औरंगाबाद, इसी तरह से ऐसे करीब हमारे 11 जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों में केसेस में एक कमी को नोट किया जा रहा है। हमारा स्टेट के साथ समन्वय इसी दृष्टि से रहता है कि जिस तरह से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है उसी कंटिन्यूड स्पिरिट से हम लोग काम करते रहें और केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम देखें तो पाते हैं कि कटनी, झबुआ, राजगढ़, सियोनी, भारवानी, गुना, शाजापुर और छिंदवाड़ा में भी केसेस में कुछ हद तक कमी नोट की जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज में, झारखंड में पाकुड़ जिले में, लद्दाख में और गुजरात में भी केसेस में कुछ कमी नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए इस पर और अधिक कार्य करें ताकि वहां पर केसेस और इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कम कर सकें। इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते में करीब 1,49,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चेन्नई में इसी तरह से 38,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही हम पाते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि फर्दर और स्पीडी इंक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो पाते हैं कोझिकोड, अर्नाकुलम, गुरुग्राम, इस टाइप के जिलों में जहां पर कि एक सडन इंक्रीज इन केस को नोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में वृद्धि नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए, चर्चा करते हुए कैसे इस इन्फेक्शन के रनअवे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह श्रीकाकुलम, ईस्ट गोदावरी, केरला के कुछ अन्य जिले, कानपुर नगर इन उत्तर प्रदेश, कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, ऐसे विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ जिलों में भी फर्दर इंक्रीज नोट किया जा रहा है। आज ज़रूरत है कि हम उस पर कार्य करें कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम कैसे कम कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन कार्य त्वरित से चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें कि पीपल अबव 45 ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 करोड़ डोजेज
फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इन डोजेस को देते हुए जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी 1 मई से शुरू की थी, उसके तहत अब कई स्टेट्स में, करीब 9 स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और 6.71 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अगर एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हमारी रिकवरीज में भी वृद्धि हो रही है, जबकि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे सामने हैं जिस पर हमें कार्य करना है। बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है, और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है। आज ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कैपेसिटीज़ को और बढ़ाएं। बिसाइड्स हमारी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़, ज़रूरी है कि हम आज टियर 2 टाउन्स, टियर 3 टाउन्स में जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं उन सभी को कोविड के बारे में समस्त जानकारी हो, जिसके थ्रू वह कोविड के अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी एक तरफ से हमें सपोर्ट करें और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ना अधिक ना कम, उस गति से काम करते हुए उसके तहत हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली है। वह एम्स दिल्ली के आध्वर्य में हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करते हैं, और उसी के अंतर्गत आज दिल्ली दूरदर्शन पे हमारे जो दूरदर्शन चैनल है उस पर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर एम्स के द्वारा देश भर में इसको डीमिस्टिफाई करने की दृष्टि से पूरे जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही हम जो हमारे रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं, इस ओरिएंटेशन के बाद वह सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज जिला स्तर पर भी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वह गवर्नमेंट की हो और प्राइवेट सेक्टर की हो, उनको भी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये सारे सेशन लाइव वेबिनार पर अवेलेबल हैं, जिसका हमने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया है, और साथ ही एम्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। इसमें हम देखें तो पाते हैं कि कुछ हमारे मुख्य टॉपिक जैसे कि होम आइसोलेशन में क्या दवाई ली जानी है, प्लाज्मा थेरेपी के क्या रोल है, ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन कैसे करनी है, वेंटिलेशन और आईसीयू मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, रेमडेसिविर या और जो एंटीवायरल या जो हमारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली दवाई हैं उनका कब प्रयोग करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन थेरेपी कैसे होनी चाहिए, रेडियोलॉजी टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोविड-19 में क्या रोल है, इस तरह के विषयों पर डिटेल चर्चा की जाएगी ताकि हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी को हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकें। हम आपके द्वारा सभी से विनती करेंगे कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है, वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, वह यूट्यूब चैनल के रूप में अवेलेबल हैं। जरूरी आज यह है कि हम किसी भ्रांति में, किसी पैनिक सिचुएशन में या मिस इन्फॉर्मेशन से भयभीत ना हो। हमें जरूरी है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसको फॉलो करते हुए इस कोविड जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले सकें। आज इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है, और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें, वह हमारा मूल कारण है, और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। तो जिस तरह से एक तरफ सरकार के स्थाई पर सप्लाई साइड यानी कि आपूर्ति पक्ष पर काम हो रहा है, जरूरी है कि हम डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष पर भी, उसके मैनेजमेंट पर भी उससे अधिक कार्य करें। यह बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने पर जरूरी रिक्वायर्ड कार्य करें। और जैसे कि हमने इससे पहले भी आपके सबसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे प्रदेश, जो हमारे स्टेट्स या जिले जहां पर अभी संक्रमण कम है, हम वहां पर कंटेनमेंट पर अपना फोकस बनाए रखें ताकि वहां पर इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले।
और जो वो एरिया हैं जहां पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है, ज़्यादा केसेस नोट किए जा रहे हैं, या हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वहां पर जरूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें। आज जरूरी है कि जिस तरह से पिछले 1 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं वह मिशन मोड कंटिन्यूड रहे। जरूरी है कि हमारे इन एफर्ट्स में जन भागीदारी, जन आंदोलन, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं, हम उस मोमेंटम को बनाए रखें। जन भागीदारी, जन सपोर्ट से हम इंश्योर करें कि हमारा ट्रांसमिशन और जो ट्रांसमिशन की श्रृंखला है उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन किया जाए। जरूरी है कि अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ काम करते हुए उचित क्लिनिकल प्रबंधन पर काम करें। हमारा सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हो। उसके साथ ही जरूरी है कि हम उधर दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 21,000 नए मामले सामने आए। 311 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 19,209 मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए। पिछले 24 घंटों का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 26.37% दर्ज किया गया, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहले से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां भी लागू रहेंगी और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,858 नए मामले सामने आए। इस दौरान 352 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अच्छी बात ये रही कि इस दौरान 38,683 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए। लखनऊ में भी 24 घंटे में 2407 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5,079 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राज्य में फिलहाल 2,72,568 एक्टिव केस है, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन लगातार 3 दिन तक कम होने के बाद पिछले 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के नए मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 3,82,000 से ज्यादा नए मामले मिले, जो कि कल के मुकाबले 25,000 ज्यादा हैं। हालांकि एक दिन में 3,38,000 मरीज ठीक होकर घर लौट गए, जो अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई। बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 3,780 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 4 मई को पॉजिटिविटी रेट 24.80% दर्ज किया गया। कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन के काम में भी तेजी आई है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद रफ्तार काफी बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कल एक दिन में 14,85,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इनमें पहली और दूसरी डोज लेने वाले लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सुसनेर के ग्रामीण इलाकों में एक संतरे के बगीचे में कोरोना के संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों को जमीन पर लिटा दिया गया है। पेड़ की टहनियों में स्लाइन की बोतलें लटकी हैं और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। प्रशासन फौरन हरकत में आया। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन अब इस तरह खुले में कोरोना मरीजों के इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने में जुट गया है। ये शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोलाछाप जो बिना डिग्री के, बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल। और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी, खांसी, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें। तो खुले में इलाज कोरोना मरीजों का और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है। लेकिन देखिए इस तरीके से बगीचे में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था, नियमों को ताक पर रखकर। देखिए एक के बगल में दूसरा मरीज और साफ तौर पर खुले में इस तरीके से अगर इलाज किया जाता है तो आसपास भी संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। और ऐसे में सभी नियमों को ताक पर रखा गया और झोला छाप डॉक्टर
असल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर अब प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। कोरोना संकट के बीच आइए अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों का हुजूम जुट पड़ा। भीड़ इतनी कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं। हैरानी की बात ये कि कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। बताया भी गया कि 2 गाँव में पिछले 15 दिनों से एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया था और ऐसे में लोगों ने मन्नत मांग रखी थी कि अगर कोरोना गाँव से खत्म होगा तो वो मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। और यही वजह रही कि गांव की जो महिलाएं थी मटके में पानी लेकर मंदिर में जलाभिषेक करने निकल पड़ी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो सर पर मटका रखे इन महिलाओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से, और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था। 15 दिन से केस नहीं था, लेकिन इस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के बाद अब संक्रमण का खतरा जाहिर तौर पर बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में छोटे छोटे बच्चे आरटीपीसीआर किट की पैकिंग करते नजर आए। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि कई बच्चे घर में फर्श पर ही आरटीपीसीआर किट पहने हुए हैं, पैक कर रहे हैं, माफ कीजिए। इस दौरान कई किट तो जमीन पर ही पड़ी नजर आई। ना तो जमीन पर हाइजीन का कोई ख्याल रखा गया और ना ही बच्चों ने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो ये आरटीपीसीआर की किट बच्चे पैक करते हुए, सवाल ये इन बच्चों से ये काम करवा कौन रहा है। और देखिए किस तरीके से हाइजीन का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा गया है। अब जब टेस्ट के लिए इन किट्स का इस्तेमाल होगा तो आप सोचिए, जहां एक तरफ ये किट जहां हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया वो कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे को बढ़ाती हैं, तो वहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से ये करवा कौन रहा था।